कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी शादी टूटी नहीं और उसका आशिक अचानक वहां आ गया। जैसे ही तुलसी को पता चलता है कि वृंदा की शादी टूट गई है, वह तुरंत अंगद के पास जाती है और उसे समझाती है कि यह मामला सिर्फ एक लड़की की शादी टूटने का नहीं है, बल्कि वृंदा की इज्जत और नाम की बात है। तुलसी की आवाज में चिंता और ताकत दोनों झलकते हैं। वह अंगद से कहती है कि तुम्हें अभी वहां जाकर सारी समस्या सुलझानी होगी, चाहे जो भी हो। वृंदा के लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसके छोटे परिवार की लड़की होने के नाते यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। अंगद अपनी समझ नहीं पा रहा होता। वह सोच में पड़ जाता है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन तुलसी की गंभीरता और दृढ़ता उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी ओर सुभाष, जिसकी सगाई टूट चुकी है, क्रोध से भरा हुआ घर लौटता है और रणविजय से कहता है कि अब सब लोग उसके सामने झुकेंगे, माफी मांगेंगे और अंततः शादी भी उससे ही करेंगे। लेकिन अब सुभाष की दहेज जैसी शर्तें हैं। पहले वह फ्री में शादी करता था, अब नहीं। इस बीच मिताली परी के पास आती है और बताती है कि उसने वृंदा के घर जाकर क्या देखा और क्या किया। परी की खुशी साफ नजर आती है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार सच सामने आ गया। तुलसी की सलाह पर अंगद सीधे वृंदा के घर पहुंचता है। घरवालों की बातें और बस्ती के लोग उसकी तरफ तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। सुभाष गुस्से में फूंक रहा होता है और अंगद को देखते ही कहता है, देखो, आशिक आ गया। पहले तो कहता था कि हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन अब यह क्या कर रहा है। उसकी आंखों में ठोस क्रोध और धमकी झलक रही होती है। वहीं रणविजय डरते हुए सोचता है कि अगर अंगद ने उसे देखा तो उसके हाथ से भी पैसा और लड़की दोनों चला जाएंगे। वृंदा अपने कमरे में बैठकर आंसू पोंछती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि सुबह से शादी का सपना टूट चुका है और अब क्या करे। तभी अंगद अंदर आता है और सादगी और गंभीरता के साथ पूछता है, वृंदा, तुम कहाँ हो? जैसे ही वह पास जाता है, सुभाष भी वहां पहुंच जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अंगद का गुस्सा हद तक बढ़ जाता है। वह सुभाष को रोकने और संभालने की बजाय हाथ उठा देता है। सुभाष भी पलटवार करता है, अगर तुम्हारा चक्कर नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आया?